में भी बड़ी अच्छी जानकारियां वहां पर इकट्ठा की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ये एक स्टेट्समैन के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की का जो व्यक्तित्व है उसकी भी एक झलक से इस बात की चिंता न करते हुए कि देश में विभिन्न दलों की सरकारें रही, विभिन्न विचारधाराओं के प्रतिनिधि रहे, बावजूद उसके देश के निर्माण में जो तमाम प्रधानमंत्रियों का योगदान था, वो योगदान देश की जनता के सामने आ सके और उस मकसद के साथ इस प्रधानमंत्री संग्रहालय को स्थापित किया गया है। और हम जानते हैं कि इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी लगातार लाल किले की प्राचीर से भी करते रहे। और देखिए, जो आपको याद होगा गौरव, बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो पंच प्रण एक तरह से लेने के लिए देश का आह्वान किया था, और उसमें एक आह्वान ये भी था कि जो गुलामी की जो प्रतीक है उनसे देश को बाहर निकालना पड़ेगा देश को उस सोच से बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके लिए जो देश के जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे आदि पुरुष महापुरुष हैं, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। वो उनके जो आदर्शों को आगे लाना होगा, और उसमें जो संग्रहालय है उसकी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो उस लिहाज से भी देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में इन संग्रहालयों का, और संग्रहालय ये प्रोफेशनल तरीके से बने, प्रोफेशनल तरीके से ये संग्रहालय काम कर सके, जो दुनिया की जो आधुनिक कम तकनीक है उसका इसमें इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके जो वर्चुअल तकनीक है तमाम, उसका इस्तेमाल हो सके, और उसकी पहल हम जानते हैं लगातार की गई है। आपको याद होगा कि मुंबई में राजभवन में जो एक तहखाना मिला था, वहाँ इस तरह के एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। रांची में जनजातीय म्यूजियम बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में इस तरह के म्यूजियम स्थापित किए गए। तो अब देश एक कह सकते हैं कि अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासतों का एक तरह से संयोजन, संरक्षण लगातार कर रहा है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। गौरव, मैं आपको ये भी बता दूं कि बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद से 70 साल में भी जो हमारे आर्टिफैक्ट्स, जो हमारी मूर्तियां देश से चोरी करके ले जा गई थी, उनको एक तरह से वापस लाने का काम किया गया, जो बीते 70 वर्षों में भी नहीं हो पाया था। तो करीब 250 से हमारी जो दुर्लभ वस्तुएं, हमारी मूर्तियां, वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाई गई, और ये तमाम चीजें भी इस तरह के संग्रहालयों की आज शोभा बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, ये शोभा भी बढ़ा रही है, और साफ तौर पर, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में जो भी हमारी धरोहर रही है उसको प्रधानमंत्री ने संजोने के साथ साथ उसको संवारने और निखारने का भी काम किया है, ये भी हम सब भली भांति जानते हैं। और बीते कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी तेज़ी भी देखने को मिली है। इस तरह के जो उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, हम संग्रहालय की जब बात करते हैं तो इनको किस तरह से संग्रहित करके रखना और लोगों तक पहुँचाना और लोगों के विचारों में एक बदलाव लाना, ये हमने देखा एक नीति फैसले के तहत ही हो पाया है, और बीते कुछ वर्षों में इसमें बहुत ज्यादा तेजी नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और इस वक्त प्रधानमंत्री जो कुछ काम बीते कुछ वर्षों में हुए हैं और आगे जो करने का लक्ष्य है, उसको लेकर जो एग्जीबिशन जो लगा हुआ उसको भी प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं। और हम जानते हैं कि कई अहम और चीजें भी इस इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में होने वाली है। प्रधानमंत्री एक्सपो का जो शुभंकर है उसका विमोचन करने वाला है। शुभंकर जो चन्नापट्टनम कला शैली में बनी एक डांसिंग गर्ल है, उसका विमोचन करेंगे। एक ग्राफिक नॉवेल संग्रहालय को लेकर वो उसको जारी करने वाले हैं। भारतीय संग्रहालयों की एक डायरेक्टरी, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को संग्रहालयों को लेकर रिसर्च करना है, स्टडी करनी है, या फिर विजिट ही करना है, तो उसकी एक प्रॉपर डायरेक्टरी वो उसका प्रधानमंत्री मोदी विमोचन करने वाले हैं। कर्तव्य पथ, हम जानते हैं कि जिस तरह से एक तरह से कर्तव्य पथ बनाया गया है, और आज देश की आन बान शान का प्रतीक है कर्तव्य पथ। उसका पॉकेट मानचित्र, उसका भी प्रधानमंत्री मोदी विमोचन करेंगे। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम नागरिक जब आते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि विभिन्न स्थानों पर उनको क्या चीज देखने के लिए मिल सकती है। इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि दुनिया भर के जो कल्चरल सेंटर्स है, विभिन्न देशों के संग्रहालयों से जुड़े हुए विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल के लोग भी आने वाले हैं। तो उनका जो बहुत अच्छा
इंटरैक्शन जो भारत में इस तरह के विशेषज्ञ हैं, लोग हैं, उनके साथ होने वाला है। तो इंटरनेशनल लेवल के हमारे ये संग्रहालय रहे, दुनिया भर में उनका नाम हो, और इन संग्रहालयों के जरिए भारत के एक तरह से चाहे राजनीतिक इतिहास को, सांस्कृतिक इतिहास हो, धार्मिक इतिहास हो, उसका परिचय पूरी दुनिया को मिल सके, भारत की संस्कृति की झलक मिल सके, भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की छाप वो इन संग्रहालयों में देख सके। तो वो एक तरह से बनाने की कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की। उस लिहाज से कह सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। और देखिए, ये जो देश में अपनी तरह से जो प्रयास हो रहे हैं, एक तरफ जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, वो अगर संरक्षित वस्तुएं हैं तो उनको प्रदर्शित करने के लिए जगह हो सके, उनको संरक्षित करने की सुविधा हो सके, दूसरी तरफ नई पीढ़ी तक उसको पहुंचाने की कोशिश, और जो इंटरनेशनल व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उन तक वो तमाम चीजें पहुंच सके, उसके प्रचार प्रसार के लिए। तो हर स्तर पर वो कोशिश हो रही है, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से निर्देश है कि जो ये सुविधाएं हैं वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और ये एक सांस्कृतिक तौर पर देश को और भी ज्यादा कर्मठ बनाने की कोशिश, आप कह सकते हैं मजबूत बनाने की कोशिश, और उन कोशिशों के हिस्से के तौर पर आप देख सकते हैं। गौरव सुधाकर, एक बात इसमें गौर करने वाली है कि जो युवा हैं और जो छात्र हैं, उनकी रुचि भी अब भारत की जो ये आध्यात्मिक कलाएं रही हैं, जो भारत की संस्कृति रही है, जो भारत की विरासत रही है, उसमें काफ़ी दिलचस्पी उनकी अब देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इनको संजोने का, इसको संवारने का जो काम किया है, उसके बाद से हमने देखा है कि युवा शक्ति में भी काफ़ी इंटरेस्ट इस बात को लेकर आया है, और कहीं ना कहीं वो भी इन सब चीज़ों में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं, और साथ ही साथ आगे बढ़कर इसको और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए कारगर स्टेप भी उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि देखिए, इतिहास तो एक किसी कवि की कुछ पंक्तियां थी कि अपने पुरखों की विरासत को संभालो, वरना आपकी बारिश में ये दीवार भी ढह जाएगी। तो जो राष्ट्र अपने इतिहास पर गर्व, प्रधानमंत्री मोदी ये हमेशा कहते हैं कि जो राष्ट्र अपने इतिहास पर, विरासत पर गर्व नहीं करता, तो उसको आने वाले समय में दिक्कतें आती है, मुश्किलें आती हैं। तो जो हमारा इतिहास है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी संघर्ष किया है, तो उस पर न सिर्फ गर्व करना जरूरी है, और नई पीढ़ी को के सामने उसको लाना जरूरी है। हम जानते हैं कि आज इस तरह के जो विषय है, एक वक्त वो भी था कि इस तरह के विषयों को आप कहें युवाओं के नजरिए से तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट्स माने जाते थे, लेकिन आज युवा इन विषयों में इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो भारत के संघर्ष का इतिहास, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का इतिहास जानना चाहते हैं। वो भारत के महापुरुषों के बारे में खासतौर से जो अननोन हीरोज थे। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समय पर यह कार्यक्रम हुआ है। देश इस वक्त आजादी का अमृत काल मना रहा है। इस अमृत काल में इन विरासतों को संभालने, सहेजने, संवारने के लिए जो पहल हो रही है, इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो उसका एक विशेष महत्व हो जाता है। गौरव, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है, और आने वाले समय के लिए जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जब हम 100 साल मनाएंगे तो आज जो हमारा युवा है वो कहां पर होगा, और उस वक्त उसके हाथ में इस पूरे देश की बागडोर होगी। तो कहीं ना कहीं वो देश को और आगे ले जाता हुआ नजर आएगा। और जो ये रूपरेखा अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बोया है, वो आने वाले समय में पौधा भी होगा, पेड़ भी बनेगा, और वो फल भी देगा। बिल्कुल। देखिए, और निश्चित तौर पर ये कोशिश है काफी आगे तक बढ़ी है। देखिए, आज आप देखिए, प्रधानमंत्री का संग्रहालय में आने वाले विजिटर्स की संख्या देश में किसी भी संग्रहालय में जाने वाले विजिटर्स से ज्यादा है, क्योंकि अब लोगों को ललक है, लोग जानना चाहते हैं और किस तरह से बिना इस बात की परवाह किए कि विभिन्न विचारधाराओं के प्रतिनिधि हैं, और ये कि देश के निर्माण के लिए जिन भी लोगों ने योगदान किया, जिन भी लोगों ने संघर्ष किया है, बलिदान दिया, उनकी बात देश के सामने आ सके। तो आज जो ये
हमारे स्मारक बन रहे हैं। आज देखिए राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद से अब तक देश के पुलिस कर्मियों ने जो शहादत दी है, आज हमारे देश में वॉर मेमोरियल, ये तमाम चीजें बीते कई दशकों में भी स्थापित नहीं हो पाई थी। तो देश के सैनिकों ने अपना जो खून बहाया है देश के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, तो उनके लिए वॉर मेमोरियल की बात हो, हम जानते हैं विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लव गैलरी जो बनाने की बात हो, आज जो काकोरी जो कांड हुआ था, जो घटना हुई थी, और उस वक्त जो देश के स्वतंत्रता सेनानी है, उस घटना के 100 साल पूरे होने के मौके पर उनको श्रद्धांजलि देने की बात हो, उन गुमनाम हीरोज को याद करने की बात हो, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की बात हो। आज देश अपनी गुमनाम नायकों को न सिर्फ पहचान दिला रहा है, बल्कि उनके सम्मान में हम देखते हैं किस तरह से देश के युवा पीढ़ी को भी उनकी उसके बारे में जानकारी मिल रही है। आज हम जानते हैं पद्मश्री एक वक्त जब जाना जाता था कि अगर किसी की दिल्ली में खासतौर से सत्ता के गलियारों में कोई सिफारिश है तो तब उसको ये अवार्ड मिल सकता है। आज इस अवार्ड की पहचान, इसको पीपल्स अवार्ड कहा जाता है, क्योंकि आम लोग इसके लिए नॉमिनेशन करते हैं, और जो ऐसे गुमनाम हीरो सेल्फलेस सर्विसेज कर रहे हैं बिना किसी पुरस्कार की आकांक्षा के, दूर सुदूर गांवों में, आदिवासी इलाकों में, पूर्वोत्तर में, उनको आज ऐसी पहचान मिल रही है जिनकी कोई सत्ता के गलियारों में कोई सिफारिश नहीं है। तो ये एक जो पूरा बदलाव आया है, और उसको युवा पीढ़ी भी बहुत सिरे से महसूस कर रही है। आज दुनिया में भारत की छवि आप कह सकते हैं कि उसको देखा जा रहा है कि बहुत एक तरह से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला, ऐतिहासिक बदलाव से गुजरने वाला देश, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सबकी भागीदारी हो रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है गौरव की आज हर कोई, हर युवा, हर देशवासी इस आजादी के अमृत काल में देश को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए अपने अपने स्तर से योगदान दे रहा है। गौरव, बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल बन जाती है, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रहित की बात नहीं है, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब बात करते हैं तो वैश्विक पटल पर भी भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर तो है ही, साथ ही साथ अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को लेकर भी वो एक अलग छाप वहां पर छोड़ता हुआ नजर आ रहा है वैश्विक पटल पर। बिल्कुल, और देखिए थीम भी इस बार की जो रखी गई है, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग जी। तो सिर्फ ये नहीं कि एक संग्रहालय को स्थापित करना है और उसको एक तरह से, हम जानते हैं कि अतीत में कई इस तरह के केंद्र स्थापित होते हैं, लेकिन बाद में चाहे उसके रखरखाव की दिक्कतें हो या उसको एक तरह से बड़े केंद्र के स्तर पर विकसित करने का जो विजन है वो नहीं रहा है। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी रहे म्यूजियम्स की, उनका इंटरेक्शन इंटरनेशनल म्यूजियम्स के साथ होता रहे, न्यू टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, तो उसके लिए किस तरह के एसओपी होने चाहिए, किस तरह के प्रयास होने चाहिए, किस तरह के लोगों को उसमें जोड़ने की हमेशा कोशिश रहनी चाहिए, एक्सपर्ट्स को किस तरह से इन चीजों से जोड़ा जा सके, युवाओं की कैसे भागीदारी इसमें हो सके, सिविल सोसाइटी, जिन भी शहरों में इस तरह के म्यूजियम स्थापित हो रहे हैं वहां सिविल सोसाइटी को कैसे जोड़ा जा सके, तो उस सबकी एक सोच के साथ आज काम किया जा रहा है। तो उसमें महत्वपूर्ण है जब यहाँ पर दुनिया भर के जो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, जो इस तरह के म्यूजियम्स दुनिया भर में स्थापित है, वहां जिस तरह से काम हुआ है, तो वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है दुनिया भर की वो जानने का मौका मिले, वो समझने का मौका मिले। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि भारत के तमाम एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल सुधाकर, और ये सफर आसान नहीं था। बीते कई वर्षों से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर भी टफ एक्शंस तो लेते हुए नजर ही आए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक संघर्षपूर्ण इनका पूरा जीवन भी रहा है। और इनकी कार्यशैली की अगर हम बात करें तो बीते कुछ वर्षों में काफी संघर्ष इन्होंने देखा, और वैश्विक स्तर पर जब हम संस्कृति की बात करते हैं, धरोहर की बात करते हैं, तो इसको वैश्विक पटल तक पहुंचाने के लिए एक लंबा चौड़ा संघर्ष नजर आया। सुधाकर, आपको रोकना चाहूंगा और सीधे आप मंच का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए।
May I request the Honourable Minister for Culture and Tourism, Shri G. Kishan Reddy, to please welcome him and all our guests to the program and to make the introductory remarks. Very, very good morning to all. Visionary leader, most respected and Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, my ministerial colleague, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Srimati Meenakshi Lekhi ji, Mr. Monial Rabate, Director, Lu Abu Dhabi, and all the esteemed guests present here, all the officers and friends from media. At the outset, I extend a warm welcome and express my deepest gratitude to the Honorable Prime Minister for agreeing to inaugurate the first of its kind 3-day International Museum Expo. I also welcome all the delegates to this expo, which is being organized as a part of the second phase of Azad Ka Amrit Mahotsav, India 75 years independent celebrations. Also to celebrate the 47th International Museum Day. On the 15th August 2022, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, in his Independence Day address to the nation from Red Fort, spoken about Panchpran. Panchpran means the 5 resolves to make our country a developed nation by 2047. The year we are going to celebrate our 100 years independent celebrations. One of the 5 resolutions that the Honorable Prime Minister appealed about is to take pride in our heritage. Honorable Prime Minister, sir, taking your vision forward and under your guidance, the Ministry of Culture is striving to promote and preserve our rich cultural heritage, both tangible and intangible. In the last 9 years, Government of India, under your visionary leadership, sir, is constantly working on the theme of Vikas Bhi or Virasat Bhi. We are equally focused both on the Vikas, means development, and also on Virasat, preserving and promoting our rich cultural heritage. It is a matter of great pride for us this year 2023, in the year of India's G20 presidency, on the theme of 4 themes being deliberated upon under the cultural track is protection and restitution of cultural heritage. Prime Minister, sir, since 2014, under your vision, more than 145 museums have been new developed in India, which is 1/3 of the total museums developed by the Government of India in the last 75 years. In India, in private sector and government sector, we have 1200 plus museums, provide a wonderful window to our arts, crafts, technology and ancient heritage. As per your vision, you newly established Prime Minister Museum, Pradhan Mantri Sangrahalaya in New Delhi is one such example where our rich historical past meets modern technology. Sir, you have time and again people of India to visit the museums, including in your Mann Ki Baat episode addressed to the nation, sir. We are working hard to make
it a memorable experience for all our visitors by revamping many of these museums and by adopting new immersive and experimental technologies. Today, Museum Expo will bring together all the stakeholders under one roof to initiate a holistic conservation around the museum as per your vision, sir. The Expo will have master classes, panel discussions, physical exhibitions, techno mela, and institute conversion lab and hands-on excavations, fit several workshops for school children also. We hope the International Museum Expo will pave the way for very vibrant museums movement and ecosystem in the country. With these words, I once again welcome and thanks our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his gracious presence and visionary leadership in protecting our heritage, and all the delegates and all the museum organizations. Thank you. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Thank you, Mr. Minister, sir, for your address. I now humbly request the Honorable Prime Minister to please do us the honor of unveiling and launching a few key components of the IME 2023. Ladies and gentlemen, if you've been wondering what this contraption is next to me, wonder no more as we request the Honorable Prime Minister to unveil the star element of the National Museum, a contemporary version of the bronze statuette of the dancing girl from the Sindhu Saraswati Sabhyata. Prime Minister, sir, what you're seeing is a stylized and contemporarized life-size version inspired from the dancing girl to be the official mascot of the IME 2023. You can also interpret this mascot as a modern-day Dwarpal or door guardian that ushers the audience into the experience of the International Museum Expo. This 5-foot wooden toy painted in Channapatna style highlights the importance of museum merchandise, souvenirs as a keepsake or takeaway, and helps in preserving museum memories. It also encourages more made-in-India merchandise and memorabilia, adding to the revenue earnings of our museum. It's also an aesthetic way to introduce ancient history to children and adults and make it attractive for them to learn more. We now have, Honorable Prime Minister, sir, the graphic novel, A Day at the Museum, an illustrative concept that explores the history, heritage, and culture of what goes on in a museum and introduces and familiarizes the younger generation to museums in a very engaging manner. Commissioned for the International Museum Expo, this graphic novel has been developed by the Amar Chitra Katha. The publication aims to awaken interest in school and college students about museums, not just as a space for infotainment, but also as a place for gainful employment. The graphic novel is also employed as a unique way to throw light on the manifold educational and career opportunities in museums, be it management, curation, conservation, digitization, photography, etc. We have both Hindi and English versions of the graphic novel for you. The Directory of Museums in India is another unique component of the Expo, styled as the Yellow Pages for the museums in India. This directory provides a census of more than 1,200 museums across the country with facade photos and details of the year of establishment, core collections, opening hours, and visitor amenities. It is noteworthy to recall that the last attempt to provide a comprehensive database was in 2013 by a non-government entity, and there has been no updation since. This is the government's first attempt at making data on museums in the country easily accessible to the public, with a push towards making museums living spaces rather than just
repositories of a static collection. We now have the illustrated museum cards to complement the directory of Indian museums and also popularize these repositories of history and culture. These cards, for ready reference, have also been designed. Each set consists of 52 cards and has been illustrated by hand with museum facades of iconic museums from India. This initiative is another way to introduce Indian museums to audiences at home and abroad, highlighting the vast number of cultural institutions. Each card has brief information about a particular museum, acting not only as an informal educational tool, but also as a keepsake souvenir. Prime Minister, sir, we now have a component of the expo that draws inspiration from a personal endeavor of yours, the redevelopment of the Kartavya Path in central Delhi. Friends, you may recall that the revamped Central Vista was thrown open to the public after the Prime Minister inaugurated it in September 2022. Renamed as Kartavya Path, the arterial road that extends from the Rashtrapati Bhavan to the India Gate is one of the most iconic places in the national capital. This refurbished public plaza now exhibits landscapes, lawns with walkways, added green spaces, renovated canals, amenity blocks, improved signages, and vending kiosks, etc., enhancing the public experience. The Ministry of Culture has in addition been regularly organizing a weekly cultural program titled Kalanjali that offers multiple art and cultural performances to the public, thus democratizing the public plaza. The pocket map of Kartavya Path, which the Honorable Prime Minister has launched today, is a small attempt to highlight the various state houses, cultural spaces, and the Ministry of Culture institutions along the iconic path. Thank you, Mr. Prime Minister, sir, for launching all those elements for us. Ladies and gentlemen, we have with us today the Director of the Louvre in Abu Dhabi, Mr. Manuel Rabate, a consummate museum professional who has been involved in the Louvre Abu Dhabi project for much of his career. He's a highly trained civil servant who rose to become the CEO of Agence France Museums, the organization created in 2008 to run the project with Abu Dhabi. He oversees all aspects of the first universal museum in the Arab world's operations and activity, welcoming more than 2 million visitors in its first 2 years and making it one of the most visited museums worldwide. I'd like to invite him now to please share his views on this occasion. Namaste, Sabalrer, bonjour, good morning. For those who need translation, thanks to my accent, you will be able to mix channel 1 and channel 2 at the same time, French and English. Your Excellencies, honorable delegates, ladies and gentlemen, it is with great honor and gratitude that I stand in front of you today at the International Museum Expo 2023 in New Delhi. I want to congratulate for all the achievement that we have seen Shri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, for your unwavering support and commitment to the development of art and culture sector. I want to thank my colleagues and friends from the Ministry of Culture of India, Shri G. Kishan Reddy, Mr. Govind Mohant, and Mrs. Mugdha Singha, that I had the pleasure to welcome in Abu Dhabi a short while ago. For this moment, I would like to start with the profound wisdom of two visionary leaders who have left a strong mark on their nations and on the world. His Highness, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, once said, "He who does not know his past cannot make the best of his present and future, for it is from the past that we learn." Closer to you, closer to here, Mahatma Gandhi also stated, "The future depends on what you do today."
The teaching of both these exemplary leaders encourage us to take responsibility for our action, to create positive change, and to build a better future for the generation to come. Today, as we gather in this expo, at the crossover of culture, we witness the power of art and culture in bridging divides and transcending boundaries. As we celebrate our shared connections, we have the opportunity, with the museum system, to establish institutions and practices that serve as meeting points for a diversity of culture and people to engage, understand, and respect one another. A spectacular example of this, if I may, is the Louvre Abu Dhabi in the United Arab Emirates, which opened a little more than 5 years ago. It is a testament to the extraordinary collaboration between Abu Dhabi and France. It is a new cultural beacon, bringing different cultures together to shine a fresh light on shared themes that reveal and connect humanity. This is the first universal museum in the Arab world, and it is guiding us in an intellectual and emotional journey through time and space, unveiling our shared connection and the essence of what it means to be human. India, a land known for its rich diversity, and the UAE, a nation which embraces more than 200 nationalities, share a profound connection in terms of transformation. These nations are in constant motion, propelled by the interplay of culture, idea, and experience. In a very interconnected world, we have the opportunity to learn from one another, to draw upon our experience, success, sometimes failures of the past. As India, with this expo, is contemplating the future of its museum system, it is vital to embrace innovative models that define the role of museum to bolster its transformative journey. You have a fantastically rich heritage and history. You are doing a commendable job of bringing it to the forefront. As a nation, you have made significant strides in showcasing your cultural treasure, and I applaud your efforts. I would like to share a few models, a few ideas for inspiration, not to copy, but to maybe learn from our success and our mistakes. I will propose 8 models or 8 ideas as takeaways that can resonate with what's happening here. First and foremost, I think we have created a new model of alliance, of governance. I'm a Frenchman working for the Department of Culture and Tourism of Abu Dhabi. We have a very strong relationship with the French system, and in Louvre Abu Dhabi you have both names, the best of the biggest museum of the world and something absolutely rooted in the capital city of this state. This kind of innovative relationship can help accelerate the transformation. Second model that I would like to share, a new model for collections. At Louvre Abu Dhabi, we span over 12,000 years of history, and we have 600, 700 to illustrate that. These artworks are actually coming for a good part from the French collection. The other part is what is developed and acquired in Abu Dhabi as a national collection. But we also have ambassadors' objects from different countries, from Jordan, from Saudi, from the Philippines, from South Korea, I hope one day from India. And we have invented a model through this ambassador object of semi-permanent, of museum always evolving, of shared collection, which I think is the future of presenting artifacts to the world. Third model, traveling exhibitions. This is a model that can help reaching out to more and more visitors. This is also a way to optimize the cost and the feasibility of exhibition. We are very proud. Today, in the Louvre Abu Dhabi, we have a wonderful exhibition organized by the Musée du Quai Branly with us, called Bollywood Superstar, a short history of Indian cinema. I encourage you to come and see. After telling the long storytelling of India, from the Ramayana to the Mahabharata up to the Bollywood phenomenon,
this exhibition, which is touching the heart of the people in Abu Dhabi, will go to Paris in the Musée du Quai Branly, which is another way of optimizing the way we do exhibition. Fourth model, the economic development. The museums are part of the economic fabric. We know at Louvre Abu Dhabi that by attracting 3.8 million now, after 5 years, we have contributed to make Abu Dhabi a touristic destination. We are proud of that, and we are working hand in hand with our touristic colleague. This is also inbound, but this is also a way of building relationship with the private sector. I'm carrying a watch that we just developed. We're pushing our collection in the world, and we are generating new revenue streams. Museums need to be innovative for that. The fifth model is social inclusivity and environmental awareness, which is absolutely resonating with the thematics of the Expo today. We believe that the museum have to work for the inclusivity of the social fabric. We have a few strategies that I would like to share. We invited the elder Emirati to come to the museum, to tell story, to re-engage and to appropriate the space and the collection. We are conscious that there is a financial barrier to come to the museum. We invited the taxi driver to come with 3 persons, again, giving them the pride of opening the museum and bringing people for free inside. We're also working very hard to bring the people of determination inside the museum and to find ways of reaching out. A universal museum has to be universally accessible, and I can only congratulate you for having the translation in sign language, because we need to do the extra steps to be inclusive. Similarly, as a museum open to the sea and to the environment, we are places where sustainability has to be taken seriously and has to be thought. You can see the sea. I'm very proud of our turtle rehabilitation project, and the museum are places where we have to work. Sixth model, mindfulness, kindness. After these years of COVID, the museums are places where we can learn to be together again, and we can enjoy, we can meditate. We are very proud at Louvre Abu Dhabi to give other ways to visit the museum. You can tour it in a kayak because we are on the sea. We're also very proud of organizing a yoga session under the dome. You can meditate, and with the Indian Embassy in Abu Dhabi, we organize a yoga day under the dome. Beautiful moment of using the strength of Jean Nouvel's building to give a little bit of solace. 7 model, education and new ways of doing it. We are very proud of our children museum, in which we are putting real artworks, masterpieces, at the level of the children, and we play on gamification. We need to fight with the world of digital screens. We can play with it, but we're making games that the kids are winning only if they look at the artworks. We want to educate the gaze. Finally, and maybe the most important at the end of the day, the model of the focus on the staff development. Museums are changing. We need to accompany this transformation with the ambition, with the number of museums that you have, with the number of museums that you are opening and changing. It's very important to invest in the transformation of the staff. And this is something which is for us at the core. We are creating a new generation of Emirati museum professionals, and we also would like to be the pole of excellence on training regionally. Well, these 8 ideas are just to share, not to copy, but to take as a gift, to be there with you. I will just finish by some words by André Malraux, from his Musée Imaginaire, the Imaginary Museum, who said, after all, the ideal museum is a passionate quest, a recreation of the universe in front of the creation. After all, the museum is one of the places which give the highest idea of mankind. Thank you very much. Zainab. Thank you very much, Mr. Rabate. Honorable Prime Minister, sir, as part of the redevelopment of the Central Vista and as an aspirational undertaking,
The Government of India has been working as per the Prime Minister's vision for the creation of the National Museum for the country, representing the over 5,000-year history. This museum is not just contemporary, but is futuristic, participatory, and using state-of-the-art new and emerging technologies in keeping with the times. All these efforts are in alignment with the Honorable Prime Minister's central thought of dedicating it to the people of the country and making it truly representative of the role that they play in making the nation. Named Yuge Yugin Bharat, which translates in English as Timeless, Eternal India, the new museum will depict the story of India's rich civilizational culture of more than 5,000 years, from the ancient times to 2047. So the Ministry of Culture is proud to present a virtual walkthrough of the upcoming museum at North and South blocks that showcases the various sections or khands tracing the continuous history of our civilization. May I request the Honorable Prime Minister to please press on the remote, sir, and we will play out the film. You may also be aware that there have been 2 joint working group meetings with France to discuss collaboration on this project, and this matter will be discussed further with the French side on the sidelines of the Museum Expo to firm up the MOU. भारत देश, जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। इस संग्रहालय में संकलित है हमारी युगों पुरानी गाथा। कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी, जिनके मार्गदर्शन में वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ, जिनके संरक्षण में ज्ञान विज्ञान की अतुल संपदा विकसित हुई और जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रचा। भारत का यह बेजोड़ संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है 1,17,000 वर्ग मीटर के विस्तार में। इस ऐतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में संकलित की जा रही है लगभग 5,000 वर्ष पुरानी भारत की अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा। क्या आप जानते हैं, युगों पहले हमारे पूर्वजों को मिश्रित धातु के निर्माण का ज्ञान था। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान के प्रतीक रूप ऐसे ही एक द्वार से प्रवेश करके आरंभ करते हैं भारत खंड की अभूतपूर्व यात्रा। पहुंचते हैं भारतवर्ष की प्राचीन समृद्ध परंपराओं के संसार में। आश्चर्य होता है कि युगों पहले भारत में सुनियोजित नगर व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की। क्या कभी सोचा है कि क्यों भारत में पर्वतों, समुद्रों, नदियों और पेड़ों की पूजा होती रही है? क्योंकि हजारों साल पहले भी हमारे विद्वान जानते थे कि जिन पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, उन्हीं से सभी प्राणियों की रचना हुई। हजारों वर्ष पूर्व भारत की चारों दिशाओं में पीठों की स्थापना की गई थी, जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। वेदों उपनिषदों में केवल आध्यात्मिक ही नहीं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्योतिष और विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों का ज्ञान समाहित है। यही नहीं, ऋग्वेद में त्वचा रोग विशेषज्ञ विदुषी अपाला का वर्णन मिलता है। सुश्रुत की शल्य चिकित्सा, चरक के सिद्धांत और पतंजलि के अष्टांग योग की प्रासंगिकता हैरान करने वाली है। विश्वविद्यालयों का प्रचलन भारत में 2000 वर्ष से भी पहले से था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालयों को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त थी। वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ ही यहां सातवाहन, पल्लव और कुषाण, गुप्त वंश का स्वर्णिम काल,
राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य वंशों और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं संकलित हैं। सोने की चिड़िया भारत का वैभवशाली गुप्त वंश हो या दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य वंश, सभी के व्यापारिक संबंध पश्चिम में मिस्र, ग्रीस और रोम तक फैले थे। युग परिवर्तन के साथ अब प्रवेश करते हैं मध्यकाल में, जहां राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग का इतिहास संकलित है। चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोदिया और राजपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाएं ही प्रसिद्ध नहीं थीं, बल्कि उनके संरक्षण में कला, शिल्प, संस्कृति का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। राजपूतों, मराठों और मुगल शासकों के ही युग में उत्तर पूर्वी भारत में अहोम शासन और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध वास्तुशिल्प देखते हुए होयसल, यादव, मराठा शासकों का इतिहास देखते हुए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हैं परिवर्तन के उस दौर की ओर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। पांचवें जोन में देखिए कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के साथ शुरू हुआ औपनिवेशिक शासन का विस्तार। 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 साल तक दबा नहीं सकी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में आहुति देने उतर पड़े। लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहां संकलित हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया। सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थिक, सामाजिक चुनौतियां थीं। हर चुनौती को पार करने के लिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र भारत ने फिर से राष्ट्र को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। नई दिशाओं में नव प्रयोगों से नए आयाम तय कर रहा है। राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के नित नए प्रयास सतत जारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान प्रसार इस जोन के अन्य कक्षों में क्रमशः संकलित है। आज जब हम आजादी के अमृत काल से शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत के अतीत की अनमोल विरासत, वर्तमान के अथक प्रयासों और भविष्य की झलकियों की कहानियां समेटे बनने जा रहा है विश्व का यह सबसे विशाल संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। May I now request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to please address the august gathering. कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, मीनाक्षी लेखी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, लू म्यूजियम के निर्देशक मैनुअल रबाते जी, दुनिया के अलग अलग देशों से आए अतिथिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को इंटरनेशनल म्यूजियम डे की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहां म्यूजियम वर्ल्ड के दिग्गज जुटे हुए हैं। आज का ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। आपकी जो थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, वो आज के विश्व की प्राथमिकताओं को हाईलाइट करती हैं और इस आयोजन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। मुझे विश्वास है आपके प्रयास संग्रहालयों में युवा पीढ़ी की रुचि को और बढ़ाएंगे, उन्हें हमारी धरोहरों से परिचित कराएंगे। मैं आप सभी का इन प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं। यहां आने से पहले मुझे कुछ पल म्यूजियम में बताने का अवसर मिला। हमें कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर आता है, सरकारी, गैर सरकारी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मन पर प्रभाव पैदा करने वाला पूरा प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, और सरकार भी इस ऊंचाई के काम कर सकती है जिसके लिए बहुत गर्व होता है, वैसी व्यवस्था। और मैं मानता हूं कि आज का ये अवसर भारत के म्यूजियम की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। कितनी ही पांडुलिपियां, कितने ही पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए, तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का, पूरी मानव जात का नुकसान हुआ है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे वो उतने हो नहीं पाए। लोगों में धरोहरों के प्रति जागरूकता की कमी ने इस क्षति को और ज्यादा बढ़ा दिया और इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है उनमें प्रमुख है
अपनी विरासत पर गर्व। अमृत महोत्सव में हम भारत की धरोहरों को संरक्षित करने के साथ ही नया कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत भी है। मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल म्यूजियम पर विशेष महत्व दिया है। भारत सरकार भी लोकल और रूरल म्यूजियम को संरक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। हमारे हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समाज के इतिहास को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम स्वाधीनता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए 10 विशेष म्यूजियम्स भी बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें ट्राइबल डायवर्सिटी की इतनी व्यापक झलक दिखने वाली है। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जिस पथ पर चले थे, उस दांडी पथ को भी संरक्षित किया गया है। जिस स्थान पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, वहां आज एक भव्य मेमोरियल बना हुआ है। आज देश और दुनिया से लोग दांडी कुटीर देखने गांधीनगर आते हैं। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आंबेडकर का जहां महापरिनिर्वाण हुआ, वो स्थान दशकों से बदहाल था। हमारी सरकार ने इस स्थान को दिल्ली में 5 अलीपुर रोड को नेशनल मेमोरियल में परिवर्तित किया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ, महू में जहां उनका जन्म हुआ, लंदन में जहां वो रहे, नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली, मुंबई की चैत्य भूमि जहां उनकी समाधि है, ऐसे स्थानों का भी विकास किया जा रहा है। भारत की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने वाले सरदार साहब की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज देश का गौरव बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भीतर भी एक म्यूजियम बना हुआ है। चाहे पंजाब में जलियांवाला बाग हो, गुजरात में गोविंद गुरु जी का स्मारक हो, यूपी के वाराणसी में मान महल म्यूजियम हो, गोवा में म्यूजियम ऑफ क्रिश्चियन आर्ट हो, ऐसे अनेक स्थानों को संरक्षित किया गया है। म्यूजियम से जुड़ा एक और अनूठा प्रयास भारत में हुआ है। हमने राजधानी दिल्ली में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की यात्रा और योगदान को समर्पित पीएम म्यूजियम बनाया है। आज पूरे देश से लोग आकर पीएम म्यूजियम में आजादी के बाद की भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। मैं यहां आए अपने अतिथियों से विशेष आग्रह करूंगा कि एक बार इस म्यूजियम को भी अवश्य देखें। साथियों, जब कोई देश अपनी विरासत को सहेजना शुरू कर देता है, तो उसका एक और पक्ष उभर कर सामने आता है। ये पक्ष है दूसरे देशों के साथ संबंधों में आत्मीयता। जैसे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भारत ने उनके पवित्र अवशेषों को
पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया है और आज वो पवित्र अवशेष भारत ही नहीं, दुनिया के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों को एक साथ जोड़ रहे हैं। अभी पिछले वर्ष ही हमने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 4 पवित्र अवशेषों को मंगोलिया भेजा था। वो अवसर पूरे मंगोलिया के लिए आस्था का एक महापर्व बन गया था। बुद्ध के जो रेलिक्स हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उन्हें भी यहां कुशीनगर लाया गया था। ऐसे ही गोवा में सेंट क्वीन केटेवान के पवित्र अवशेषों की धरोहर भी भारत के पास संरक्षित है। मुझे याद है जब हमने सेंट क्वीन केटेवान के रेलिक्स को जॉर्जिया भेजा था तो वहां कैसे राष्ट्रीय पर्व का माहौल बन गया था। उस दिन जॉर्जिया ने अनेकों नागरिकों वहां के सड़कों पर एक बड़ा मेले जैसा माहौल हो गया था, उमड़ पड़े थे। यानी हमारी विरासत, वैश्विक एकता, वर्ल्ड यूनिटी का भी सूत्रधार बनती है और इसलिए इस विरासत को संजाने वाले हमारे म्यूजियम्स की भूमिका भी और ज्यादा बढ़ जाती है। साथियों, जैसे हम परिवार में साधनों को आने वाले कल के लिए जोड़ते हैं, वैसे ही हमें पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानकर अपने संसाधनों को बचाना है। मेरा सुझाव है कि हमारे म्यूजियम्स इन वैश्विक प्रयासों में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने। हमारी धरती ने बीती सदियों में कई प्राकृतिक आपदाएं झेली है। इनकी स्मृतियां और निशानियां आज भी मौजूद है। हमें ज्यादा से ज्यादा म्यूजियम इन निशानियों की, इनसे जुड़ी तस्वीरों की गैलरी की दिशा में सोचना चाहिए। हम अलग अलग समय में धरती की बदलती तस्वीर का चित्रण भी कर सकते हैं। इससे आने वाले समय में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मुझे बताया गया है कि इस एक्सपो में गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस के लिए भी स्पेस बनाया गया है। यहां आयुर्वेद और मिलेट्स, श्री अन्न पर आधारित व्यंजनों का अनुभव भी लोगों को मिलेगा। भारत के प्रयासों से आयुर्वेद और मिलेट्स, श्री अन्न दोनों ही इन दिनों एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुके हैं। हम श्री अन्न और अलग अलग वनस्पतियों के हजारों वर्ष की यात्रा के आधार पर भी नए म्यूजियम बना सकते हैं। इस तरह के प्रयास इस नॉलेज सिस्टम को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे और उन्हें अमर बनाएंगे। साथियों, इन सभी प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण को देश का स्वभाव बनाएं। अब सवाल ये कि अपनी धरोहरों का संरक्षण देश के सामान्य नागरिक को स्वभाव बनेगा कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्यों न भारत में हर परिवार अपने घर में अपना एक पारिवारिक संग्रहालय बनाए, घर के ही लोगों के विषय में, अपने ही परिवार की जानकारियां। इसमें घर के बुजुर्गों की पुरानी और कुछ खास चीजें रखी जा सकती हैं। आज आप जो एक पेपर लिखते हैं वो आपको सामान्य लगता है, लेकिन आपकी लेखनी में वही कागज का टुकड़ा 3-4 पीढ़ी के बाद एक इमोशनल प्रॉपर्टी बन जाएगा। ऐसे ही हमारे स्कूलों को भी, हमारे भिन्न भिन्न संस्थानों और संगठनों को भी अपने अपने म्यूजियम जरूर बनाने चाहिए। देखिएगा इससे कितनी बड़ी और ऐतिहासिक पूंजी
भविष्य के लिए तैयार होगी। जो देश के विभिन्न शहर हैं, वो भी अपने यहां सिटी म्यूजियम जैसे प्रकल्पों को आधुनिक स्वरूप में तैयार कर सकते हैं। इसमें उन शहरों से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं रख सकते हैं। विभिन्न पंथों में जो रिकॉर्ड रखने की पुरानी परंपरा हम देखते हैं, वो भी हमें इस दिशा में काफी मदद करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि म्यूजियम आज युवाओं के लिए सिर्फ एक विजिटिंग प्लेस ही नहीं, बल्कि एक कैरियर ऑप्शन भी बन रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम अपने युवाओं को केवल म्यूजियम वर्कर्स की दृष्टि से ना देखें। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर जैसे विषयों से जुड़े ये युवा ग्लोबल कल्चरल एक्शन के मीडियम बन सकते हैं। ये युवा दूसरे देशों में जा सकते हैं, वहां के युवाओं से दुनिया के अलग कल्चर के बारे में सीख सकते हैं, भारत के कल्चर के बारे में उन्हें बता सकते हैं। इनका अनुभव और अतीत से जुड़ाव अपने देश की विरासत के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगा। साथियों, आज जब हम साझी विरासत की बात कर रहे हैं, तो मैं एक साझी चुनौती का भी जिक्र करना चाहता हूं। ये चुनौती है कलाकृतियों की तस्करी और एप्रोप्रिएशन। भारत जैसे प्राचीन संस्कृति वाले देश सैकड़ों वर्ष से इसे जूझ रहे हैं। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमारे देश से अनेकों कलाकृतियां अनएथिकल तरीके से बाहर ले जाई गई। हमें इस तरह के अपराध को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। मुझे खुशी है कि आज दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख के बीच अब विभिन्न देश भारत को उसकी धरोहर लौटाने लगे हैं। बनारस से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, गुजरात से चोरी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा हो, चोल साम्राज्य के दौरान निर्मित नटराज की प्रतिमाएं हो, करीब 240 प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है। जबकि उसके पहले कई दशकों तक ये संख्या 20 भी नहीं पहुंची थी। इन 9 वर्षों में भारत से सांस्कृतिक कलाकृतियों की तस्करी भी काफी कम हुई है। मेरा दुनिया भर के कला पारखियों से आग्रह है, विशेषकर म्यूजियम से जुड़े लोगों से अपील है कि इस क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं। किसी भी देश के किसी भी म्यूजियम में कोई ऐसी कलाकृति नहीं हो जो अनएथिकल तरीके से वहां पहुंची हो। हमें सभी म्यूजियम्स के लिए इसे एक मोरल कमिटमेंट बनाना चाहिए। साथियों, मुझे विश्वास है हम अतीत से जुड़े रहकर भविष्य के लिए नए आइडियाज पर इसी तरह काम करते रहेंगे। हम विरासत को सहेजेंगे भी और नई विरासत का निर्माण भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Prime Minister, sir. Ladies and gentlemen, we've come to the close of the inaugural session now, and I request you all to please remain in your place. तो हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उन्होंने उद्घाटन किया और बहुत अहम बातें उन्होंने यहाँ कही। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि किस तरह से सांस्कृतिक धरोहर का जो संरक्षण है, बेहतर व्यवस्था और नीतिगत पहल की दरकार होती है। 2014 के बाद से ही देश में वैज्ञानिक परिदृश्य में अविश्वसनीय बदलाव के प्रेरणा स्रोत हैं माननीय प्रधानमंत्री जी।
करतल ध्वनि के साथ आइए एक बार फिर अभिनंदन करें अति सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी हम सहृदय स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और हमारे साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी प्रख्यात शख्सियतों, विशिष्ट अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तरुण मन में प्रज्वलित नवोदित विचार अनुसंधान की धरा में फल फूल रहे हैं। छात्र इनोवेटर से एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। नन्ही आंखों के सपने वास्तविकता के धरातल पर साकार हो रहे हैं। देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति खुलकर सांस ले रही है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए नवीन प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की ओर अग्रसर है भारत देश। इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी वीक का विषय है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सबसे पहले विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया पौधा भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। And now I request Dr. Jitendra Singh to kindly present the welcome address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण और नवाचार के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने एक लंबी छलांग लगाई है और इस लंबी छलांग का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ देर के लिए हम ये अंदाज़ा कर सकें कि सन 2014 से पहले का क्या आलम था और आज 2023 में क्या दृश्य है। सन 2014 से पहले इस देश में मात्र 350-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आपने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, और आज इसकी संख्या 97,000 से अधिक हो गई। 115 यूनिकॉर्न और हिंदुस्तान इकोसिस्टम स्टार्टअप में दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़ा हुआ। सन 2014 से पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हम 81वें पैदान पर खड़े थे। आज 41 का जंप लगा करके हम 40वें पैदान पर हैं। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान की बायो इकॉनमी $10 बिलियन थी, आज 8 गुना बढ़ करके $80 बिलियन हो गई है। सन 2014 से पहले पूरे देश में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र और मात्र 50-55 थी, आज बढ़ करके 6,000 हो गई। सन 2014 से पहले किसी ने सुना ना था अरोमा मिशन का अर्थ क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन का अर्थ क्या है। आज लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ जुड़े हुए किसानी के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्ट